सिलेबस सामने निकाल के रख लीजिए, शुरू करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे षट क्रियाज एंड तत्व शुद्धि। यही है पहला पॉइंट ना, डाइट के बाद बोलिए। हाँ, एक लोग कंफर्म करते रहिएगा। तो षट क्रियाओं के द्वारा तत्व शुद्धि, जो हमारा शरीर है और शरीर के जो महाभूत, पंच महाभूत, जो भौतिक बॉडी है या जो फिजिकल शरीर है, ये किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? तो 5 तत्व क्या क्या हैं? ये 5 तत्व आप लोग जानते हैं ना, चित्त जल पावक गगन समीरा। अगर इनके हम आर्डर की बात करें तो इनका जो उत्पत्ति का आर्डर है वो किस क्रम में है? सबसे पहले नंबर 1 पे है आकाश। आकाश से फिर उत्पत्ति हुई है वायु की, एयर की। एयर या वायु से उत्पत्ति किसकी हुई है? अग्नि की। और अग्नि से फिर जल की, और जल से फिर पृथ्वी की। तो इस तरह से ये जो 5 तत्व हैं, इन पंच तत्वों की शुद्धि की जो प्रक्रिया है वो योग में षटकर्म के द्वारा होती है। तो षटकर्मों से सूत्र भी कहता है षटकर्मणा शोधनम चा। तो षटकर्मों से शरीर के इन पंच तत्वों की शुद्धि होती है। इसमें अलग अलग षट क्रियाएं शरीर के अलग अलग भाग की शुद्धि करते हैं, जिसका आप सेकंड यूनिट में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि धोती से आमाशय के भाग की शुद्धि होती है, ओसोफेगस और आमाशय की। इसी के बाद धोती के बाद वस्ती से बड़ी आंत और एनस रेक्टम इनकी सफाई होती है। नेति से नासिका मार्ग की सफाई होती है। धोती, वस्ती, नेति, नौली से उदर प्रदेश की, इसमें छोटी आते, बड़ी आते, स्प्लीन, पैंक्रियाज ये सब आते हैं, इनकी शुद्धि होती है। त्राटक से विचारों की शुद्धि होती है। और फिर कपाल भाती से कपाल की शुद्धि होती है। तो ये शरीर के अलग अलग अंगों की शुद्धि षट कर्मों के द्वारा होती है। आसन फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये आसन में होता तो शरीर पर काम है, लेकिन शरीर पर कोई भी आप अगर आसन कर रहे हैं तो उसमें माइंड इन्वॉल्व जरूर होगा। बिना मन के इन्वॉल्व हुए, बिना मन के उसमें संलिप्त हुए या भाग लिए आसन नहीं हो सकता है। तो आसन की जो प्रक्रिया है, जिसमें आप एक एक मोमेंट करते हैं, वहां पर श्वास या प्रश्वास या ब्रेथ होल्ड, तीनों में से जिस स्टेप पे जो क्रिया करना है वो करते हैं, और फिर अंतिम अवस्था में कुछ देर रुकते हैं। तो इन संपूर्ण प्रक्रिया से हमारी फिजिकल बॉडी तो प्रभावित होती ही होती है, लेकिन माइंड भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो मन पर भी प्रभाव पड़ता है, और मन के थ्रू सोल पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से आसन का अभ्यास जो है वो शरीर को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, प्राणमय कोशा प्राणायाम। तो ये प्राणमय कोश जो आपने पढ़ा था पंचकोशों के अंतर्गत, तो ये दूसरा प्राण है अन्नमय कोश के बाद। ये अन्नमय की शुद्धि हो गई। अन्नमय कोश की शुद्धि बेसिकली षटकर्म के द्वारा और आसन के द्वारा। प्राणमय कोश की शुद्धि जो होती है वो मनोमय कोश के द्वारा होती है। मनोमय कोश विचारों का बना होता है, प्राणमय कोश प्राण का बना होता है। ये 5 प्राण इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से प्राण नोट करना, जिनको नोट कर लीजिए। नंबर 1 प्राण, नंबर 2 अपान, नंबर 3 समान, नंबर 4 व्यान, नंबर 5 उदान। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पंच प्राण कहते हैं। इन पंच प्राणों से मिलकर के, और इसके साथ 5 उप प्राण भी हैं। 5 उप प्राण कौन कौन से हैं? तो 5 उप प्राण कहलाते हैं नाग, कृकल, धनंजय, देवदत्त और कूर्म।
तो ये जो है 5 उप प्राण हैं, टोटल 10 प्राण होते हैं। इन्हीं 10 प्राणों से मिलके प्राणमय कोश का निर्माण होता है। तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ प्राणमय कोश। तो इन प्राण की शुद्धि प्राणायाम से होती है। प्राणायाम अलग अलग ग्रंथों में उनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। हठ प्रदीप का ग्रहण संहिता इस संदर्भ में 8 प्रकार के प्राणायाम कहती है, लेकिन इसके अतिरिक्त योग सूत्र में प्राणायाम के मुख्य 4 भेद बताए गए हैं। उन 4 में से जो 3 प्राणायाम हैं वो तो किए जाते हैं, चौथा प्राणायाम अपने आप घटित होता है। इसी तरह से हठ प्रदीप का ग्रहण संहिता में भी केवल प्राणायाम का उल्लेख है जो स्वतः घटित होता है। लेकिन ये जो भी प्राणायाम है अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, ये प्राणायाम सब प्राणमय कोश पर काम करते हैं और इनके अभ्यास से ये 10 प्राण शुद्ध होते हैं, 10 प्राण परिमार्जित होते हैं और जिससे प्राणमय कोश स्वस्थ होता है। प्राणमय कोश स्वस्थ होगा तो क्या होगा? क्योंकि प्राणमय कोश में मुख्य रूप से क्या होता है? एनर्जी चैनल होते हैं। अन्नमय कोश जो हमारा ये भौतिक शरीर है पूरी तरह से प्राणमय कोश पर ही निर्भर रहता है, प्राणमय कोश पर ही टिका रहता है। तो प्राणमय कोश अगर स्वस्थ होगा तो उसका सीधा प्रभाव आपके अन्नमय कोश पर या फिजिकल बॉडी पर या ग्रॉस बॉडी पर आएगा और आपको फिजिकल हेल्थ भी ठीक होगी, फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, फिजिकल जो बीमारियां हैं फिजिकल बॉडी की उनमें भी सुधार होगा। तो प्राणायाम के द्वारा किसकी शुद्धि होती है? प्राणमय कोश की शुद्धि होती है। एक्चुअल में जो आप इम्यूनिटी कहते हैं ना, इम्यूनिटी का एक बड़ा खेल एक बड़े लेवल पर ये प्राणमय कोश से ही होता है या प्राणमय बॉडी से ही होता है। इसलिए इम्यूनिटी के विस्तार के लिए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अधिक अगर कोई प्रभावशाली अभ्यास है तो वो है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास जो है इट इज मोर इफेक्टिव फॉर प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश के बाद अगला आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश या मेंटल हेल्थ, इसकी शुद्धि होती है मेंटल हाइजीनिंग से। जो मानसिक अशुद्धि है उस मानसिक अशुद्धि को शुद्ध करने का उपाय मानसिक शुद्धि ही है। मानसिक शुद्धि के कौन कौन से अभ्यास योग में बताए गए हैं? तो उसमें मुख्य रूप से मानसिक शुद्धि के जो अभ्यास हैं वो यम नियम है। यम नियम, यम जो इसको सामाजिक नियम कहा जाता है और नियम को व्यक्तिगत नियम कहा जाता है। तो यम नियम का जो अभ्यास है उससे हमारा मनोमय कोश सीधे प्रभावित होता है। इसके अलावा मनोमय कोश में अब अगर एक एक करके देखें, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो इसमें असली लड़ाई तो मन पे ही होती है। क्रिया रूप में केवल उसका बहुत हल्का सा दिखाई पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से असली जो अभ्यास है या असली जो प्रैक्टिस है वो आंतरिक लेवल पे होती है। इसको आप एक उदाहरण से देख सकते हैं, अभी देखेंगे। इसके बाद में जो आपका है इंडियन अप्रोच टू पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इंटीग्रेशन, यानी जो एक व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व के बारे में या एक समग्र व्यक्तित्व की जो परिकल्पना है वो भारतीय परंपरा में कैसे है, भारतीय ट्रेडिशन में या मुख्य रूप से योग में व्यक्तित्व की परिकल्पना किस रूप में है। यद्यपि ये इसके आगे की भी क्लास में मैं आप लोगों को व्यक्तित्व के बारे में भारतीय दृष्टिकोण क्या है, यौगिक दृष्टिकोण क्या है, वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो मनोमय कोश है वो किससे मिलके बना है? विचारों से मिलके बना है। तो अगर हमारे विचार शुद्ध तो मनोमय कोश शुद्ध, अगर हमारे विचार अशुद्ध तो मनोमय कोश अशुद्ध। सीधा सा सिद्धांत है। जैसे अन्नमय कोश अनाज से बना है। अनाज का अर्थ यहाँ का क्या है? जो आप भोजन लेते हैं, जो इंटेक करते हैं, उसका अर्थ अनाज है। तो जैसा हमारा भोजन होता है उसका पहला प्रभाव शरीर पे पड़ता है। यद्यपि भोजन का संबंध मन से भी है, लेकिन शरीर से पहला प्रभाव है। अगर कोई कुपोषण जनित व्यक्ति है, उसके आहार में प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं है, पोषण तत्वों का अभाव है, तो क्या होगा? वो शरीर से कमजोर होगा।
बीमार होगा, ढेर सारी उसमें बीमारियां होंगी। ठीक उसी प्रकार मनोमय कोष हमारे विचारों से मन के बना हुआ है। विचार जो है वो मन का अनिवार्य आहार है, अनिवार्य उसकी डाइट है, फूड है। तो जैसे विचार होंगे वैसे मनोमय कोष होगा। इसलिए मनोमय कोष की शुद्धि के लिए विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। उन विचारों के शुद्धि के ही अभ्यास हैं, जैसे कि अहिंसा यानी कि किसी को कष्ट नहीं देना है, सत्य यानी कि झूठ नहीं बोला है, सत्य बोलना है, अहिंसा सत्य अस्ते अर्थात चोरी नहीं करना है। तो जो चोरी का कार्य है उस कार्य के पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार जो चोरी का भाव है, वो पहले भाव आता है दिमाग में, उसी के बाद तो हम चोरी करते हैं। हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो झूठ बोलने की एक्सरसाइज मस्तिष्क में होती है और मन में जो प्रोसेसिंग होती है वो सीधे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसी तरह से यम नियम के जितने अभ्यास हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जैसा जो व्यक्ति पढ़ता है धीरे धीरे उसका वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय से हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक मनोमय कोष को स्वस्थ कर सकते हैं, मनोमय कोष को रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको उसका जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें, जिस दिशा में चाहें उस दिशा में अग्रसर कर हो सकते हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए तो जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने भी गलत मार्ग पर चलने वाले लोग हुए हैं, मतलब जिनके व्यक्तित्व में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में, किसी भी दिशा में, तो उस अमूलचूल परिवर्तन का कारण या तो स्वाध्याय रहा होगा या संगत, मुख्य रूप से संगत ही रही है। वो संगत चाहे उन्होंने व्यक्ति की या फिर किसी साहित्य की। तो उस संगत में मुख्य रूप से उनकी जो संगत हुई वह केवल विचारों की संगत उसमें इंपॉर्टेंट है, शरीर की संगत इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके मन में जिस तरह के थॉट्स की संगत हुई, थॉट्स की प्रोसेसिंग हुई, उसका प्रभाव धीरे धीरे उनके मनोमय कोष और व्यक्तित्व पर इस तरह से पड़ा कि उनका एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व हो गया। और वो विशेष प्रकार का व्यक्तित्व कैसा हो गया? ऐसा हो गया कि व्यक्ति ने शपथ ले ली कि मैं जीवन में कभी झूठ बोलूंगा ही नहीं, सत्य का पालन करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, मैं अपने कर्तव्य पर ही रहूंगा, सफलता मिले या असफलता मिले, अभाव रहे या प्रभाव रहे। और किसी में दूसरी तरह के व्यक्तित्व का समावेश हो गया इसी तरह की संगत के कारण, और वह आतंकवादी बन गया, वह बदमाश बन गया, वह चोर बन गया, वह हिंसक प्रवृत्ति का बन गया, जिसने कहा नहीं मुझे तो हिंसा करके ही अपनी दाल रोटी चलानी है, मुझे तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करके ही के रहना है। तो ये क्या है? इन सब का मुख्य रीजन है संगत। और वह संगत किसकी? माइंड टू थॉट्स, विचार और मन। ये विचार और मन की जो संगत होती है वो कहीं से भी जनरेट हो, किसी फ्रेंड से जनरेट हो, किसी सोसाइटी से जनरेट हो या किसी लिटरेचर से जनरेट हो, कैसे भी हो, लेकिन मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड और थॉट्स का जो रिलेशन है, मन में जिस तरह के विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वैसा ही व्यक्तित्व बनता है और उसका मनोमय कोष से सीधा संबंध है। तो मनोमय कोष को अगर शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। बस जैसे हमें बीमारी के अनुसार अपने आहार को चेंज करना पड़ता है, तो आहार क्या करता है? हमारी बीमारी को ठीक करता है। या हमारे स्वास्थ्य के लेवल पे अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए हम उसी के अनुसार आहार करते हैं कि भाई बहुत कमजोर व्यक्ति है तो उसके आहार में प्रॉपर पोषण तत्व होने चाहिए, बहुत मोटा व्यक्ति है तो उसको फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि नहीं लेना चाहिए। या कुछ उस तरह की बीमारियां हैं जो वात जनित बीमारियां हैं जिसमें जोड़ों में दर्द इत्यादि होता है, तो ऐसे लोगों को वात प्रकृति के खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनोमय कोष या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो थॉट्स हैं। इसलिए जिसको जिस तरह का व्यक्तित्व बनाना है उसे उसी तरह के विचारों को मन को भोजन कराना चाहिए। वो विचार लिटरेचर से आए, संगत से आए, पढ़ के आए, सुन के आए, देख के आए, कैसे भी आए। यही जो है वो मेंटल शुद्धि या मानसिक शुद्धि या मेंटल हाइजीनिंग या मेंटल हेल्थ का मतलब है। डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, तो यहाँ मेंटल हेल्थ का तो मतलब योग के अनुसार अगर देखेंगे तो हम उस व्यक्ति को ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहेंगे जो बाहरी जगत की जो भी क्रियाएं हैं, बाहरी जगत का मतलब सोल के अतिरिक्त, चाहे वो हमारे शरीर में हो रही हो, चाहे वो दूसरे के शरीर में हो रही हो, चाहे संसार में जगत में हो रही हो, उनसे जो प्रभावित ना हो
उसे ही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा, जो अप्रभावित रहे। वही अप्रभावित होना जब कम होता जाता है और व्यक्ति प्रभावित होने लगता है, तो प्रभावित का जितना ज्यादा रेशियो बढ़ेगा, वह व्यक्ति उतना मानसिक रूप से बीमार कहा जाएगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाएगा। उसी का जो बहुत ज्यादा प्रभावित होने का स्तर है, जिसको बोलते हैं घबरा जाना, नर्वस हो जाना, जरा भर में परेशान हो जाना, यानी कि धैर्य की कमी हो। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, वह व्यक्ति मानसिक स्तर पर उतना ज्यादा बाहरी क्रियाओं में या बाह्य जगत में होने वाली घटनाओं से अप्रभावित रहेगा। उसको मैनेज करने का शारीरिक लेवल पर पूरा प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वह अप्रभावित रहेगा, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं होगा। जो जितना ज्यादा डिस्टर्ब, उतना ज्यादा मानसिक रूप से अस्वस्थ। और जो पूरी तरह से अप्रभावित है, वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है। और वही योग की अवस्था भी कही गई है। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो सफलता और असफलता, अपने अनुकूल और अपने प्रतिकूल, इन कार्यों में जो एक ही जैसा रहता है, जो सम रहता है, वो क्या है? वो योगी है। उसी को योगी कहा जाएगा, उसी अवस्था को योग की अवस्था कहा जाएगा। और इसी को पतंजलि ने भी कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त में जितने ज्यादा क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, वो योग की अवस्था कहलाएगी। क्लिष्ट वृत्तियां मीन्स ऐसी वृत्तियां जिनसे मन की चंचलता जितनी ज्यादा बढ़े मस्तिष्क में आने से, वो वृत्ति उतनी ज्यादा क्लिष्ट वृत्ति है। इसके बाद फिर आगे है इंडियन अप्रोच टू पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इंटीग्रेशन। तो जो व्यक्तित्व के बारे में भारतीय दृष्टिकोण क्या है, और उस भारतीय दृष्टिकोण में अगर हम योग का दृष्टिकोण देखें, योग का नजरिया देखें व्यक्तित्व को लेकर के, तो व्यक्तित्व के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण, जो योग का दृष्टिकोण है, वही व्यक्तित्व का दृष्टिकोण है। यानी कि जो योग की अवस्था है, वही व्यक्तित्व की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। योग की अवस्था जैसे जैसे, किसी भी व्यक्ति की अवस्था जैसे जैसे योग की ओर विकसित होगी, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। किसी भी व्यक्ति का मन, उसका चित्त जितना ज्यादा योग से दूर जाएगा, भोग की ओर जाएगा, उतना ज्यादा उसका व्यक्तित्व भी समग्रता से असमग्रता की ओर, अपूर्णता की ओर जाएगा। इसको महर्षि पतंजलि के कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, जिनको नोट करना है नोट भी कर ले। योग सूत्र के अनुसार चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, वही व्यक्तित्व की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, इसका नाम है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था ये चित्त की स्टेज है, क्षिप्त अवस्था। यह अवस्था रजोगुण प्रधान होती है। चित्त की इस अवस्था में सर्वाधिक चंचलता रहती है, सर्वाधिक चंचलता, सबसे ज्यादा चंचलता इसी अवस्था में रहती है। भोग के दृष्टिकोण से देखें अगर, तो सबसे ज्यादा भोग की यही अवस्था है, योग से सबसे दूर की अवस्था यही है। यह व्यक्तित्व का सबसे निचला पायदान है योग के दृष्टिकोण से। यहां पर व्यक्ति के मन में चंचलता बहुत ज्यादा रहती है, रजोगुण प्रवृत्त रहता है, और ऐसा व्यक्ति रोगी और दुखी सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि जो रोग की अवस्था है, जो रोग है और जो दुख है, ये दोनों किसके प्रोडक्ट हैं? योग के अनुसार वो रजोगुण के प्रोडक्ट हैं। तो रजोगुण यहां पर प्रबल रहता है, इसलिए यह चित्त की सबसे निष्कृष्ट और व्यक्तित्व की सबसे निम्न अवस्था है। दूसरा स्टेज, इसके ऊपर की स्टेज जो आती है, इसके ऊपर की जो स्टेज है, इस अवस्था को बोलते हैं मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था ये चित्त की दूसरी अवस्था है, तो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से भी ये दूसरी अवस्था है। यह अवस्था तम प्रधान होती है, इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, दूसरे नंबर पे रजोगुण रहता है और तीसरे नंबर पे सतोगुण रहता है। ऐसा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है,
आलस उसका स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्तिगत का जो स्वभाव क्या होता है, वो आलसी होता है, कप प्रधान होगा, निर्णय लेने की क्षमता कम होगी, व्यक्तित्व में प्रखरता कम होगी, मूवमेंट कम होगा। क्योंकि जो तमोगुण प्रधान होता है, तम में गतिशीलता कम होती है, रजोगुण में गतिशीलता बहुत ज्यादा होती। पहले जो पहला वाला व्यक्तित्व मैंने नोट कराया, उसमें गतिशीलता बहुत ज्यादा होगी, मानसिक चंचलता भी बहुत ज्यादा होगी, दुख का स्तर भी बहुत ज्यादा होगा, रोग का भी स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि रोग और कष्ट ये दोनों रजोगुण के प्रोडक्ट हैं। और तमोगुण का जो प्रोडक्ट है वो मोह, प्रमाद और आलस्य। तो ऐसे व्यक्ति मोहग्रस्त ज्यादा होते हैं, ऐसे व्यक्ति में गतिशीलता तो कम होती है, लेकिन डिप्रेशन आदि के शिकार ज्यादा होते हैं व्यक्ति। अब व्यक्तित्व का तीसरा पावदान, जो इससे ऊपर का व्यक्तित्व है, उसे बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। ये चित्त की तीसरी अवस्था है, यही व्यक्तित्व का तीसरा पावदान है योग के अनुसार। यह अवस्था सतोगुण प्रधान होती है, इसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है। दूसरे नंबर पर रहेगा रजोगुण और तीसरे नंबर पर रहेगा तमोगुण। सतोगुण प्रधान होने के कारण इसमें चित्त की चंचलता सबसे कम होती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता रहता है एग्जाम में, नेट वगैरह के एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि तीनों जो अवस्थाएं हैं उसमें सर्वोत्कृष्ट या सबसे अच्छी अवस्था कौन है। तो लोग विक्षिप्त का नाम सुनते ही ये समझ लेते हैं कि विक्षिप्त सबसे बेकार होगा, लेकिन यहां पर इन तीनों में विक्षिप्त अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था है इन तीनों में, यानी कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों में विक्षिप्त सबसे अच्छी अवस्था है। यहां पर सतोगुण प्रधान रहता है, इसलिए व्यक्ति में चंचलता कम रहती है, व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है, क्रोध का लेवल भी कम रहेगा, रोग का लेवल भी कम रहेगा, और ऐसे व्यक्ति को भोजन भी सात्विक भोजन पसंद होंगे, स्वाभाविक रूप से सात्विक भोजन पसंद होंगे। परंतु बीच बीच में चित्त में रजोगुण प्रबल हो जाएगा, सतोगुण को दबा देगा, बीच बीच में रजोगुण प्रबल हो जाएगा। तो ये बीच बीच में जो रजोगुण प्रबल हो जाता है, इसी कारण से इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं, और इसी कारण से योग की अवस्था नहीं हो पाती, तत्व ज्ञान नहीं हो पाता है। अगर यहां रजोगुण प्रबल ना हो तो यहां पर तत्व ज्ञान पॉसिबल, तत्व ज्ञान संभव हो जाए। और इसी अवस्था में जब रजोगुण प्रबल नहीं हो पाता है तो अगली अवस्था आ जाती है एकाग्र अवस्था, जिसे योग की अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था, इस अवस्था में चित्त में यह योग्यता आ जाती है कि जिस भी विषय पर चित्त को एकाग्र किया जाता है उस विषय का ज्ञान हो जाता है, यानी कि बाहरी पदार्थ, बाहरी घटनाएं मन को प्रभावित नहीं करती हैं, मन में विक्षेप नहीं होता है। इस अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था। इसी को संप्रज्ञात योग कहते हैं। यहीं से योग की यात्रा शुरू हो जाती है, और यही भोग रहित अवस्था है, यहीं से भोग समाप्त हो जाता है। और उन तीनों की अपेक्षा यह व्यक्तित्व की सबसे अच्छी अवस्था है, जहां पर कष्ट से भी, दुख से भी मुक्ति मिलती है, रोग से भी मुक्ति मिलती है, और यह अवस्था योग की अवस्था कहलाती है। इसमें सतोगुण प्रधान हो जाता है चित्त, रजोगुण और तमोगुण सतोगुण को उसके कार्य संपादन में मदद तो करते हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी सतोगुण को दबा नहीं पाते हैं। अपने स्वाभाविक स्वभाव को, रजोगुण और तमोगुण अपने स्वाभाविक फंक्शन को कभी भी संपादित नहीं कर पाते हैं, ये विशेषता है इसकी। ये आपका चौथी अवस्था हुई। यहीं से योग की अवस्था शुरू हो जाती है, और इसे ही व्यक्तित्व का चौथा पावदान या चौथा स्तर योग के अनुसार कहा गया है। अब पांचवा चित्त की अवस्था क्या है? एकाग्रावस्था, सॉरी निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था में क्या होता है? चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से निरुद्ध हो जाती हैं, चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से निरुद्ध हो जाती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है?
जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में पूरी तरह से स्थिरता आ जाती है। चित्त में जो हलचल होती है वो वृत्तियों के कारण ही होती है। हलचल का मतलब वृत्तियां आना। तो जहां सर्वत्र यानी सभी वृत्तियों का निरोध होता है तो वहां पर सतरजतम तीनों इक्वल की अवस्था में आ जाते हैं, एक दूसरे में डिस्टरबेंस समाप्त हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कुछ अच्छा होता है न तो कुछ खराब होता है। वो सर्वत्र में दुख रहित अवस्था अनुभव करता है। यही व्यक्तित्व की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था है, दुख रहित अवस्था है, कष्ट रहित अवस्था है। और इसी ही अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही योग के अभ्यास किए जाते हैं। तो यह योगिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट है और यह व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चित्त पर आधारित है। चित्त के जो 5 लेवल्स हैं, जिन्हें 5 चित्त की भूमिया या 5 अवस्थाएं कहा जाता है, उन्हीं के आधार पर चित्त को भी 5 कैटेगरी में या 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जो क्रमशः सीढ़ी के रूप में है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी के रूप में है। एक से दूसरा अच्छा, दूसरा से तीसरा अच्छा, तीसरे से चौथा, चौथे से फिर पांचवा। अब एडजस्टमेंट, पर्सनल और इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट थ्रू योगिक मेथड, यम एंड नियम। यम और नियम से हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को कैसे व्यक्तिगत व्यक्तित्व से कैसे समायोजित करते हैं। तो आप देखिए, यम और नियम के अंतर्गत जो भी अभ्यास आते हैं वो हमारे मन में और मन के द्वारा क्रिया में जब प्रदर्शित होते हैं, क्रिया में जब व्यवहार रूप में आते हैं, तो सीधा दूसरे व्यक्ति से उसका समायोजन होता है, दूसरा व्यक्ति उससे सीधे जुड़ता है और हमारा जो आंतरिक परिवेश है वह शुद्ध भी होता है और बाह्य व्यक्तित्व से आंतरिक व्यक्तित्व में उसका समायोजन भी होता है। यह व्यक्तित्व की को परिमार्जित करने के लिए, व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए पहली सीढ़ी और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बिना उसके किसी के व्यक्तित्व का निर्माण हो ही नहीं सकता है। आंतरिक व्यक्तित्व का नहीं हो सकता है। बाह्य व्यक्तित्व, जिसको पाश्चात्य जगत में बाह्य व्यक्तित्व को ही उस तरह से परिभाषित किया जाए कि भाई व्यक्ति की हाइट कैसी है, व्यक्ति का रंग कैसा है, व्यक्ति की शारीरिक संरचना कैसी है, जो देखने वाला व्यक्तित्व है, दिखने वाला व्यक्तित्व, बाह्य व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व को योग के परिवेश में कोई महत्व नहीं दिया गया है। योग के परिवेश में तो व्यक्ति का जो आंतरिक स्वभाव है, व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति की सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, गरीब के प्रति, जाति, अन्य जातियों के प्रति, स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति, दूसरे देश के लोगों के प्रति, अभावग्रस्त लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, जो अपंग हैं या जो अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके प्रति जो आपकी सोच है वो मुख्य आपके व्यक्तित्व का आधार है। तो भारतीय परिवेश में, योग के परिवेश में व्यक्तित्व का आधार आंतरिक कंपोनेंट को ही मुख्य रूप से माना गया है। तो वहां पर आप देखिए, जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं यम का, अहिंसा। अब अहिंसा का एक भाव है कि हम किसी को कष्ट न दें, फिर इस भाव को क्रिया रूप में लाना है। तो जैसे हम क्रिया रूप में लाएंगे वैसे सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि हम हिंसा करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे भाई? अगर हम हिंसा करें तो किसको करेंगे? उसी के ऊपर करेंगे जो सोसाइटी के लोग हैं, हमसे जो बाहर लोग, उन्हीं पे हिंसा करेंगे। कोई अपने ऊपर अपनी शरीर की क्षति तो नहीं करेगा। तो इंटर रिलेशन आपका बन जाता है सोसाइटी से आपका, इसीलिए इनको सामाजिक नियम भी कहते हैं। और आपका व्यवहार आपकी क्रिया के साथ समायोजित होता है, तो फिर हमारा व्यवहार बदलता है सोसाइटी के प्रति। अगर हमें हिंसा नहीं करना है तो हमारा सोसाइटी के प्रति व्यवहार बदलेगा। सत्य, अब अगर हमें सत्य का पालन करना है तो अगर आप झूठ नहीं बोलते हो तो कितना समय लगेगा? 1 साल बहुत है। 1 साल बहुत बड़ा समय है, जिससे आपकी जो भी सोसाइटी है, जिसमें भी, जिस सोसाइटी के आप भाग हो, आपका परिवार हो, आपका घर हो, आपका स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, रिश्तेदारी है, रिलेशंस हैं, इन सब में सबको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, ये व्यक्ति सत्य का पालन करता है। और आपको भी अंदर से कोई कष्ट नहीं होगा। एक बार आदत पड़ जाए, बस एक बार हम लालच से बच जाएं, क्योंकि जहाँ बड़ा फायदा होता है, लोग वहीं, लगता है कि झूठ बोलने से कुछ बड़ा लाभ दिख जाएगा मुझे, वहीं पर
झूठ बोल देते हैं, फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर इसकी आदत डाल ली जाए तो फिर बड़ा लाभ न छोटा लाभ। आदत जहाँ पड़ी तहाँ फिर हम वही करेंगे जो हमारी आदत है। बस शुरू में आदत पड़ने तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, जो झूठ बोलता है उसी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। झूठ बोलने से सबसे पहले मन पर दबाव आता है और वो व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेस होता है, तनाव में जाता है। क्योंकि आपने अगर झूठ बोला है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप ना फंसें, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके बाद में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे अगर सारी चीज़ों को एक साथ कोरिलेट किया जाए तो पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन सत्य बोलने में कुछ नहीं याद रखना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो है वो बोल दिया। 10 तरीके से पूछो, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता है और दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं आता है। अगर आत्मबल को किसी को बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, अपना विश्वास बढ़ाना है, अंदर के डर को नहीं, आंतरिक भय को नहीं पनपने देना है, तो उसका सबसे सशक्त साधन है यम नियम का पालन। तो यहाँ जो पर्सनल और इंटरपर्सनल समायोजन की बात कही गई है, उसका साधन स्पष्ट आपके सिलेबस में यम और नियम के द्वारा बताया गया है। तो यम में हम सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशन करें, कैसे सोसाइटी के प्रति हमारा व्यवहार हो, इसकी शिक्षा दी जाती है। और नियम में हम अपने प्रति शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये मेरे व्यक्तिगत नियम है। मुझे मेरे साथ अपने किन किन नियमों के साथ मुझे जीना चाहिए, उनकी चर्चा की गई है। तो इनको एक तरह से व्यक्तिगत या सेल्फ अनुशासन भी कहा जाता है, और यम को सोशल कंडक्ट्स कहा जाता है, सामाजिक नियम कहे जाते हैं उनको। तो हमारा जीवन कैसा हो, शौच यानी कि पवित्र हो। तो क्या क्या पवित्र हो, हमारी वस्तुएं पवित्र हों, हमारे विचार पवित्र हों, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वह शुद्ध हों, स्वच्छ हों। तो शौच के अंतर्गत स्वच्छता, हाइजीनिंग की बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और वो हाइजीनिंग दोनों चीज़ों में है। भौतिक लेवल पर भी, कि जैसे सफाई की बात है कि हमारा परिवेश साफ हो, हमारा वातावरण साफ हो, हमारे कपड़े साफ हो, हमारी वस्तुएं साफ हों, सुव्यवस्थित हों, और फिर हमारे विचार भी साफ हों। तो ये विचार शुद्धि का मतलब हो गया आंतरिक शुद्धि, और बाह्य शुद्धि के अंतर्गत हमारी उपयोग की वस्तुएं आ गई, तो ये शौच हो गया। संतोष, हमारे पुरुषार्थ का जो फल मिला उसको प्रसन्न रहना, उसके साथ उसको प्रसन्नता के साथ एक्सेप्ट करना, ये संतोष का लक्षण है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ दिन के बाद आदत पड़ जाएगी। क्योंकि सारा खेल, दुखी रहना या सुखी रहना, प्रसन्न रहना या रोना, ये सारा का सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है। जिसकी हम प्रैक्टिस बार बार करते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तो शौच के बाद क्या करें, संतोष। इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है, और खासकर जो पर्सनल और इंटरपर्सनल समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो अपने आप यम नियम के अभ्यास से होने लगता है। क्योंकि हमारी जो आंतरिक जिंदगी और बाह्य जिंदगी का जो विरोधाभास है, सबसे ज़्यादा वो मानसिक बीमारियां पैदा करता है। हम करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, हम सोचते कुछ और हैं और क्रिया जगत में कुछ और करते हैं। तो ये जो दोनों में समायोजन नहीं होता है, ये ढेर सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है, और बीमारियां ही नहीं उत्पन्न करता है, इससे आपके अपने लोग भी नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जो लोग जानेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है, तो जितना बड़ा अंतर उतना ज़्यादा आपकी सोसाइटी में आपको क्लोज रिस्पेक्ट करने वाले बहुत कम लोग होंगे, और जितना ज़्यादा आपकी कथनी और करनी में साम्यता होगी, एक रूपता होगी, उतना ज़्यादा आपको दिल से चाहने वाले लोग होंगे कि ये व्यक्ति कथनी और करनी जैसा कहता है वैसा ही इसका आंतरिक जीवन है, वैसा ही इसकी सोच है। तो इसलिए ये हमारे नेम और फेम के लिए और भौतिक जीवन में भी सफलता के लिए ये बहुत उपयोगी है। ऐसे देखिए, आजकल के समय में सबसे ज़्यादा बिजनेस क्या होता है, किसी भी बिजनेस में एजेंट का बहुत बड़ा काम है। एजेंट मीन्स जो मध्यता करता है। अगर आप समझिए कोई भी एजेंट हो, किसी भी फील्ड का हो, अगर उसका इस बात का प्रचार हो जाए कि इसकी कथनी और करनी में साम्यता है, विरोधाभास नहीं, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, आप सोचिए उसका धंधा चमकने में कितना कम समय लगेगा, और हर व्यक्ति उस पर आंख मूंद के कुछ समय के बाद विश्वास करने लगेगा। क्योंकि हर व्यक्ति आज मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति से डरता है।
प्रॉपर्टी वगैरह के क्षेत्र में देखिए कितना डर लगता है, विश्वास करना कठिन है, किसी भी क्षेत्र में विश्वास करना कठिन है जो मध्यस्थता करता है। तो ये जो हमारा जो इंटरनल और पर्सनल और इंटर पर्सनल जो रिलेशन है और उसका जो एडजस्टमेंट है यम नियम के द्वारा, ये बहुत ही कारगर है हमारी भावनाओं के साथ, हमारी क्रियाओं के साथ, हमारे विचारों के साथ और सोसाइटी के साथ। इसका जो व्यवहारिक जगत में जब आता है तो सोसाइटी के साथ उसका आपको मान सम्मान और सफलता इन सभी रूपों में मिलता है। तो इसी तरह से आप सारे देख सकते हैं, शौच संतोष की हमने बात कही, फिर तप इसी तरह से आ जाएगा। तप का अर्थ होता है कि अपने आप को भी कष्ट में डाल करके दूसरे के लिए हित करना, या तप का अर्थ यह भी है कि जिसमें आप किसी भी तरह का कष्ट उठाते हैं और उस कष्ट से आपको, आपके सोसाइटी को, आपसे जुड़े लोगों को लाभ मिलता है। तो उसके लिए जो भी आप एफर्ट करते हैं और उस एफर्ट में जो कष्ट होता है वो सब तप के अंतर्गत आता है। एक विद्यार्थी के लिए तप है जो अध्ययन करता है, लेकिन उसकी सोच क्या हो कि उस अध्ययन से हम सोसाइटी का लाभ पहुंचाएंगे, तो तप हो जाएगा। और उस अध्ययन से हम केवल धनार्जन ही हमारा उद्देश्य है, सोसाइटी को लाभ हो या न लो, तब वो तप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो तप एक भाव है कि कष्ट तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है और एक व्यवसायी भी करता है, एक बॉर्डर पर सैनिक भी कष्ट उठाता है, एक माँ भी कष्ट उठाती है, लेकिन ये कब तप होगा और कब भोग होगा उसका अंतर समझ लीजिए। तप तब होगा जब आपके अंदर यह भाव हो कि मैं यह सोसाइटी के लिए कर रहा हूं, और जितना प्रसन्न मन से आप करेंगे, जितना उत्साह के साथ वह कार्य करेंगे कि इससे हमारे समाज का भला हो, जिसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समाज का, हर व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। इसलिए ये जो नियम है, यम नियम, ये उन्हीं ऋण से उऋण होने के लिए या उसके प्रति अपने भाव को समर्पित करने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि मैं सेवा कार्य कर रहा हूं और इस समाज की व्यवस्था के संचालन में मेरा इस रूप में योगदान है, चाहे टीचर है तो टीचिंग के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट है तो हमारा आगे का फ्यूचर है कि हम कष्ट के साथ मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी के लिए कुछ देना है, हमें सोसाइटी में कुछ नया काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बड़े पद पर पहुंचकर बड़ा खूब पर्याप्त ज़्यादा मात्रा में धन कमाएं, और तो जितना ज़्यादा संकुचित होता जाएगा उतना ज़्यादा तप का आकार भी छोटा होता जाएगा, और जब सेल्फ पे सेंट्रलाइज हो जाएगा तो वह तप पूरी तरह से भोग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो, और भोग क्या होता है? भोग रोग के रूप में रोग जैसा फल लेकर के आता है। तो इस तरह से ये यम नियम की पूरी चर्चा इसमें की गई है। तो आपका ये तीसरी यूनिट का लास्ट पॉइंट समाप्त हो रहा है। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो बोलिए भाई। एनी क्वेश्चन? नो सर थैंक्स। दिलीप कुमार। हाँ, क्या आकांक्षा? आकांक्षा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बोलो बेटा। बेटा थोड़ा सा तेज बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो। बेटा सुनाई तो पड़ रहा है लेकिन आवाज बहुत धीमी आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा तेज और बोलो। हाँ 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 हाँ, यू आर ऑडिबल। बेटा देखिए, अगर विचार प्रोसेस उनके, अगर मेंटल डिसऑर्डर हैं, मानसिक रोगी हैं, तो विचार जाहिर सी बात जो नहीं रुक रहे हैं वो सब निगेटिव ही विचार जाते हैं। और मेंटल डिसऑर्डर में उसी तरह के विचार जाते हैं जिसमें वो वास्तविकता कम होती है, उनका माइंड खुद जनरेट करता है। और जितना ज़्यादा माइंड खुद विचार जनरेट करने लगता है उतना ज़्यादा वो जो मानसिक ढेर सारी बीमारियां होती हैं तो वो उतना ज़्यादा वो कठिन बीमारी की ओर अग्रसर होते जाते हैं। तो उनका इलाज एक ही है कि ऐसे में प्राणायाम ज़्यादा काम करेगा। जब विचारों के लेवल पे एनालिसिस करना थोड़ा कठिन हो जाए, लेकिन अगर वो इस लेवल पर, मतलब मानसिक
जो डिसऑर्डर है, मेंटल जो डिसऑर्डर है, वो अगर इस लेवल तक नहीं पहुंचा है और वो कुछ लिटरेचर पढ़ सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, तो उनके लिए तो काउंसलिंग सबसे अच्छा काम करेगी। जो बढ़िया काउंसलर हैं, काउंसलिंग में क्या करते हैं, मेंटल फूड ही तो हम चेंज करते हैं, एक तरह का मानसिक डाइट देते हैं, तो उसमें काउंसलिंग सबसे बढ़िया रिजल्ट देगी। या ऐसे महापुरुषों की जीवनी जो उस तरह के प्रोसेस से गुजरे थे और उन्होंने जिस तरह के थॉट्स अपनाए थे, तो वो स्वाध्याय यानी कि अध्ययन उस तरह के लिटरेचर का, या उस तरह की कहानियां सुनना, या उस तरह के भाव में काउंसलिंग फायदा करेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विकृति हो गई कि वो व्यक्ति ना तो कुछ पढ़ने को तैयार है, ना किसी की बात सुनने को तैयार है, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं और सुनना पसंद भी नहीं करते हैं, रिप्लाई बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम में थोड़ा सा जब मस्तिष्क में, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो इमीडिएट उसका रिजल्ट आता है। तो पहले प्राणायाम, फिर काउंसलिंग या थोड़ा सा स्वाध्याय, उसके बाद अगर उसको आप कुछ समझाओगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा आएगा। और उस प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और भ्रामरी, ये 3 प्राणायामों का कॉम्बिनेशन काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये 3 प्राणायाम अगर 5-7 मिनट उसको कराया जाए, उसके बाद फिर उसको कुछ स्वाध्याय किया जाए, कुछ उसकी काउंसलिंग की जाए, कुछ उससे बातचीत की जाए और ये नियमित जारी रखा जाए, तो कुछ दिन के अभ्यास में धीरे धीरे वो एक्सट्रोवर्ट होने लगेगा। जैसे वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने लगे, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होने लगे, कुछ बोलने लगे, कुछ अपनी बात शेयर करने लगे, कुछ अपने मन की बात कहने लगे, फिर धीरे धीरे सही रास्ते पे आ जाएगा। देखिए, मेंटल डिसऑर्डर के जितने रोगी हैं, अगर वो बात करना शुरू कर दें और अपनी बात कहना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे फिर वहीं से समस्या का समाधान निकलता है। क्योंकि पहला टारगेट होता है ऐसे लोगों को बहिर्मुखी करना, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी करना, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट करना। ठीक है, ओके, वेलकम बेटा। चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।